मनन कुमार मिश्रा बीसीआई की कुर्सी छोड़िए, ये आवाज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भीतर से उठाई जा रही है, उठ रही है, इस्तीफे की मांग हो रही है। बीसीआई के को चेयरमैन वाईआर सदाशिव रेड्डी ने यह मांग की है कि चेयरमैन मनन मिश्रा, जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी हैं, वो उनको 15 दिन का समय दिया है इस्तीफा देने का। और उन्हें साथ ही साथ इस्तीफे की मांग के साथ साथ कई गंभीर कार्यशैली को लेकर आरोप भी लगाए हैं। बीसीआई के फंड से 150 करोड़ रुपए ट्रस्ट को देने, जिसमें अपनी मर्जी के लोग शामिल किए गए, सदस्य बना लिए गए। कानून के कॉलेज से एक हिसाब से जो कहा जा रहा है कि हफ्ता वसूली 25 से 1 करोड़ तक की कंट्रीब्यूशन की बात कही गई है। आरोप लगाए गए हैं कि मंजूरी देने के लिए, मंजूरी के नवीनीकरण के लिए कॉलेजों के लिए, यह भी कहा गया है। कई परीक्षाओं को लेकर भी आरोप लगाए हैं, वकील भी बोल रहे हैं। इससे साथ ही जब उन्होंने ये आरोप लगाए, मनन मिश्रा भी बोले। उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया, राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि जो उनका पद है सदाशिव रेड्डी का बीसीआई में, उस पर भी सवाल उठा दिए। कहा कि वो स्टेट बार काउंसिल के मेंबर ही नहीं है तो बीसीआई के वो को चेयरमैन कैसे हो गए हैं। और उनको राजनीतिक साजिश बताते हुए कई उन पर दूसरे आरोप भी लगाए, कांग्रेस से भी उनको जोड़ा। सवाल कई हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि जो नालसर से शुरू हुआ विवाद, छात्रों ने जब सीजीआई का विरोध किया था दीक्षांत समारोह में आने का, उसके बाद जब मनन मिश्रा उसमें बीच में कूद गए थे, उससे शुरू हुआ विवाद अब उनकी कुर्सी तक पहुंच गया है। वकील वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके अलावा अब को चेयरमैन बोल गए हैं। छात्र सीजेपी, जो कि जंतर मंतर से शुरू हुआ विवाद, सीजेपी भी खुद बोल रही है, पार्टी बोल रही है, छात्र भी बोल रहे हैं। चारों तरफ से मनन मिश्रा एक हिसाब से घिरते नजर आ रहे हैं, कुर्सी हिलने लगी है। अब इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत और जानेंगे क्या कुर्सी बचा पाएंगे और एक इंसान 14 साल तक चेयरमैन कैसे बना रह सकता है, यह भी एक सवाल है, यह भी उठाया जा रहा है। इन्हीं सारे सवालों पर को हम बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ वकील मोहम्मद वसीम जी, उनसे जानेंगे कि क्या हो क्या रहा है, क्या कुर्सी हिलेगी या आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और 14 साल के बाद भी आगे कहानी चलती रहेगी। स्वागत है सर आपका। क्या लगता है आपको इन आरोपों पर? ये जो आरोप है, अगर आप देखेंगे प्रथम दृष्टिया तो काफ़ी दमदार आरोप हैं। अगर आप देखेंगे मनन कुमार मिश्रा जी के जो स्टेटमेंट्स रहे हैं, अपने लेटर हेड पे जो प्रेस रिलीज वगैरह रहे हैं, वो काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल रहे हैं। हम उस पर बाद में आएंगे, लेकिन जो एक चीज़ पब्लिक डोमेन में जो हर किसी ने देखी है वो ये है कि उन्होंने एक डायरेक्शन इशू किया था स्टेट बार काउंसिल को कि नालसार से जो पास आउट हैं उनको डिग्री नहीं दी जाए। वसीम जी, अगर आप हल्का सा तेज बोलेंगे तो मैं ज्यादा सही से सुन पाऊंगा आपको। हाँ, नालसार से जो पास आउट है उनको डिग्री नहीं दी जाए। जी जी, तो ये हर किसी ने देखा है। बाकी हम आरोप प्रत्यारोप पे हम आएंगे, लेकिन जो चीजें वाजे हैं, जो सबके सामने हैं, उस पर थोड़ी बात कर लें हम लोग। तो क्या वो लोग, क्या ऐसा कोई प्रमाण है कि उन्होंने चीटिंग की थी एग्जाम देते वक्त, या गलत तरह से एडमिशन हुआ था? क्या किसी ड्यू प्रोसेस का वायलेशन किया वहां के स्टूडेंट्स ने, या सिर्फ डिसेंट का जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको एक्सरसाइज करने के लिए उनको बोला गया भाई कि इनको एनरोल नहीं किया जाए? देखिए, ये जो बीसीआई है, ये मनन कुमार मिश्रा जी की कोई पर्सनल बॉडी है नहीं। मिस्टर मनन मिश्रा और बीसीआई दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। बीसीआई स्टैट्यूटरी बॉडी है और उसकी जिम्मेदारी समझिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मेदारी समझ लें, शुरुआत से एडवोकेट्स एक्ट के तहत उसको बनाई जाती है बॉडी को। तो उसकी शुरुआत एडवोकेट्स की जो पढ़ाई है वहाँ से लेकर के और उनका जो व्यवहार है उस तक को गाइड करता है। यानी जो लीगल एजुकेशन इंडिया में होना है उसके स्टैंडर्ड्स तय करता है। उसके बाद जो एनरोलमेंट होता है, यानी जब आप पास आउट करते हैं, जो लाइसेंस मिलता है आपको, उसको उसके स्टैंडर्ड्स तय करता है, उसके प्रोसीजर तय करता है। उसके बाद आपका जो कॉन्डक्ट है, प्रोफेशनल कॉन्डक्ट है, उसके स्टैंडर्ड सेट करता है।
आपके ऊपर डिसिप्लिनरी कार्रवाई रखने की क्षमता रखता है। तो जो इतना इम्पोर्टेंट बॉडी है एक इसके तहत, एक एक्ट के तहत, उसके जब आप चेयरमैन हैं और आप जब दूसरों के लिए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, एजुकेशन से लेकर के प्रोफेशनल कॉन्डक्ट तक के लिए, तो आपका कॉन्डक्ट तो ऊपर होना चाहिए ना, जो इसके घेरे में है, जो डाउट के घेरे में, उससे ऊपर होना चाहिए। लेकिन क्या है, आप उनको क्या करते देखते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के फेवर में हमेशा रहेंगे ताकि उनकी कुर्सी बची रहे। देखिए, अगर आप थोड़ा एक सिस्टम को समझेंगे, फासिस्ट सिस्टम को समझेंगे, तो फासिस्ट सिस्टम ऐसे ही काम करता है कि आप किसी को इतना खिला पिला करके रखें ताकि वो सोए रहें, और जब भी जगें तो वो जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी चरण वंदना करें, उसके लिए लड़ाई वगैरह भी कर लें। तो ऐसे ही एक फासिस्ट सिस्टम काम करता है। कैरेट एंड स्टिक को एक एक्सट्रीम लेवल तक आप ले जाइएगा तो फासिस्ट सिस्टम वैसे ही काम करता है। जो आपके फेवर में है या आपके फेवर में आने की उम्मीद है जिनकी, उनको कैरेट दीजिए, बहुत बड़ा कैरेट दीजिए, छोटा मोटा कैरेट नहीं, बहुत बड़ा, ऐसा कि वो सोए पड़े रहें, और स्टिक भी इतना बड़ा हो कि हिम्मत ना करे कोई जबान खोले। तो एक फासिस्ट सिस्टम में काम हो रहा है। मनन मिश्रा जी जो एलिगेशंस लगे हैं, वो मैं कहूँगा कि फासिस्ट सिस्टम जो काम करता है उसके कोई बाहर नहीं है। वो हम अपना पर्सनल बेनिफिट्स उठाते रहें और जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी चरण वंदना करते रहें, हम बचे रहें, लेकिन नीचे में, पर्दे के नीचे हम अपना पर्सनल बेनिफिट उठाते रहें। और वही इल्जामात लगाए हैं जो को चेयरमैन है, उन्होंने वही इल्जामात लगाए हैं। जी वसीम जी, जो आपने फासिस्ट की बात कही, ये तो 14 साल से हैं, और हर क्षेत्र में लगभग ऐसे ही लोग, एक हिसाब से सरकार के जो पक्ष के लोग हैं उनको बैठा दिया गया है, चाहे वीसी हो, चाहे यहाँ का चेयरमैन हो, चाहे कहीं और हो, चाहे बाकी तो मंत्री उनके सरकार के हैं ही हैं, बाकी संस्थाओं में भी बैठा दिए गए हैं। ये तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी हैं। तो आपको लगता है कि अब आवाज अचानक से क्यों इतनी उठने लगी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद? आपको लगता है जंतर मंतर का इसमें एक असर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, जो स्टूडेंट मूवमेंट है, उसका ही असर है। इससे पहले तो एनआरसी, सीए, किसान आंदोलन वगैरह सब हुए, लेकिन अब सबको कोई ना कोई लेबल लगाकर डिलेजिटिमाइज किया गया। अब स्टूडेंट बच्चे हैं और इतने सब पूरे इंडिया में स्टूडेंट्स हैं, उनके कई सारों के माता पिता आपके वोटर्स हैं, तो अब उनको डिलेजिटिमाइज कैसे करें, उनको एंटी नेशनल कैसे बोल दें? एंटी नेशनल बोलेंगे तो फिर आपका वोट बैंक खराब होगा। तो इसलिए स्टूडेंट मूवमेंट में काफ़ी ताकत होती है, क्योंकि अपने बच्चों को लेकर के जो गार्जियंस हैं, जो पूरा ख़ानदान है, बड़ा ही थोड़ा सेंसिटिव रहता है। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं ले सकते स्टूडेंट के खिलाफ। दूसरा कि स्टूडेंट को आप कठपुतली की तरह नचा नहीं सकते, बिकॉज उसके ऊपर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी होती है, उसके ऊपर जो फैमिली और जो बाकी जिम्मेदारियां वो होती नहीं है। तो स्टूडेंट मूवमेंट हमेशा बहुत पावरफुल होता है। तो जब स्टूडेंट मूवमेंट हुआ इन करप्शंस के खिलाफ, इन जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनके खिलाफ, तो उसके देखते हुए, इनफैक्ट कुछ दिन पहले भी इनके पब्लिक इंडिया के एक शो पे एक सवाल ये भी पूछा गया था कि क्या एडवोकेट्स को अब आना चाहिए, तो अब एडवोकेट्स आगे आ रहे हैं। स्टूडेंट के बाद तो एडवोकेट की जिम्मेदारी है, तो उनको भी वहां से हिम्मत मिली है। और वो जो एक लगातार गलतियां हो रही हैं, लगातार जो बीसीआई के जो इंस्टीट्यूशन है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, फंडिंग से लेकर के उसमें जिस तरह के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, हर चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, तो वो बहुत जाहिर है। अगर आप 2014 में देखेंगे, आप कुछ चीज़ें देख लें मनन कुमार मिश्रा की। 2014 में वो वाराणसी में कैंपेन करते हैं और कहते हैं कि मैं 17 लाख वोटर्स को रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए, आप पर्सनल कैपेसिटी में जो करना चाहें कर लें, लेकिन एक स्टैट्यूटरी बॉडी के चेयरमैन होकर के आप तो बिल्कुल ही ये बात नहीं बोल सकते कि हम उस बॉडी या उससे जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उसको रिप्रेजेंट करते हुए हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो विदेश नीति से लेकर के और जो उनके मेजर्स होते हैं उसको लगातार अपने लेटर पैड पे उसका सपोर्ट करते हुए प्रेस रिलीज करते हैं, एज इफ के बीसीआई वो प्रेस रिलीज कर रहा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है बीसीआई के फंक्शनिंग के साथ। तो ये जो बीसीआई का इंस्टीट्यूशन और मनन कुमार मिश्रा के जो पर्सन है, जो पर्सनालिटी है, दोनों को एक कर देना,
यानी अपने आप को ही बीसीआई समझ लेना, ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि बीसीआई अब पूरा लीगल सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, कॉर्नर स्टोन है लीगल सिस्टम का। तो इतने इंपॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन को अगर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो पूरा रूल ऑफ लॉ कॉम्प्रोमाइज होता है। भाई हमारी तो संवैधानिक ही डेमोक्रेसी है ना, उसका इतना इंपॉर्टेंट बॉडी, वो इंस्टीट्यूशन अगर कॉम्प्रोमाइज होगी तो पूरा रूल ऑफ लॉ कॉम्प्रोमाइज होता है, डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो क्या हम लोग क्या इसको सह सकते हैं? क्या इसको हम लोग फ्यूचर में भी सहते चले जाएं? मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो उनका कॉन्डक्ट है वो अबव सस्पिशन नहीं है। खास तौर पे मान लीजिए ठीक है, जो इल्जाम लगाएंगे फंड के मिसयूज का हो या अपने लोगों का के अपॉइंटमेंट का हो, मान लीजिए उसकी जांच की जाएगी। लेकिन शुरू में ही मैंने कहा कि जो चीजें जाहिर है कि आप किसी एक बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उसका एनरोलमेंट रोक रहे हैं क्योंकि वो डिसेंटफुल किसी चीज को लेकर के हो रहे हैं, वो तो सबके सामने है, वो तो अब्यूज ऑफ पावर ऑफ लॉ है ना। जी वसीम जी, एकदम से पहले सीजेआई और छात्रों के बीच की बातचीत थी, ये तो छात्रों ने विरोध किया, सीजेआई कुछ बोल देते या जो भी उनका बीच में चलता, बीच में ये कूदे, इन्होंने अपना फैसला सुना दिया, आदेश दे दिया, उसके बाद से फिर वापस हो गए। ऐसा क्यों? बीच में क्यों कूदे फिर एकदम से वापस क्यों हुए? देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा कि सीजीआई ने खुद ही स्टेटमेंट दे दिया था कि इसमें किसी भी ये हमारा और स्टूडेंट्स का मामला है और इसमें तो किसी भी थर्ड बॉडी को, हाँ किसी भी थर्ड बॉडी को का इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हल्का सा रैप था, बहुत तेज फटकार तो नहीं थी, लेकिन हल्का सा रैप था और उन्हें लगा कि भाई जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं वहीं से सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो अपनी चेयर को तो बचाए रखना ज्यादा जरूरी है। कहीं स्टूडेंट्स नाराज हो गए तो हमारी चेयर और खतरे में आ जाएगी। तो ये पूरा मुझे लग रहा है कि ये पूरी क्रोनोलॉजी थी, उन सरकार के टर्म्स को इस्तेमाल खुश करने के लिए था ये। ऑफ कोर्स खुश करने के लिए था। मैंने कहा ना कि फासिस्ट सिस्टम ऐसे ही काम करता है। हम जो है ये फासिस्ट सिस्टम में जो है, जो नीचे के लोग जितने हैं इंस्टीट्यूशंस को जो हेड करते हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशंस को, वो एक तरह का वो पर्दे के पीछे काम करते हैं। ये पर्दा है पूरा, ये जो आप तारीफ करते हैं, जो देखते हैं, चरण वंदना देखते हैं, ये सब स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना हुआ। उसके नीचे हम अपना काम करते रहें, हम अपने इंटरेस्ट फुलफिल करते रहें और एक पर्दा डाल दें इन लेटर्स के थ्रू, इन प्रेस रिलीजेस के थ्रू, ताकि जो पावर्स दैट बी वो खुश रहें और हम अपना काम जारी रखें। जी, ये जो मैं जिक्र किया मैंने शुरुआत में भी, 2012 से ये हैं और अभी तक हैं, इसके खिलाफ भी आवाज उठाई जा रही। कहा जा रहा है कि ऐसी व्यवस्था बना दी जाती है कि इलेक्शन पहले से नतीजा तय हो जाता है, इनको हटाने की भी बातचीत हुई। मान लीजिए इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर क्या होगा? फिर कोई प्रक्रिया है कोई? देखिए प्रक्रिया तो फिर वही मैं कहूंगा कि अब्यूज ऑफ द ऑफिस, वो एक बहुत ही ये इल्जाम है, तगड़ा इल्जाम है जो सबके सामने है, वो कोई छिपा नहीं है। तो वो अगर कोर्ट इस पर एडजुडिकेट करे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है। इसके अलावा अगर ये प्रूव हो जाए कि करप्शन हुआ है, और देखें जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जिस तरह से ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है जिसमें फंड है एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए, उसको डाइवर्ट किया जाता है, उसकी जांच पड़ताल हो तो मुझे लगता है कि मुश्किल में आ सकते हैं मनन मिश्रा जी। और जो डिमांड्स रखे हैं को चेयरमैन साहब ने, सदाशिव साहब ने, वो बहुत ही लेजिटिमेट डिमांड्स है। भाई आपको क्या आपत्ति हो सकती है एक कॉम्प्ट्रोलर कैग द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किसी ऑडिटर को से ऑडिटिंग करवाने के लिए, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? आपको कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। क्या आपत्ति हो सकती है जो अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस हैं उसको जान करवाने में? कोई है। अगर आप गलत नहीं है तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। हाँ, रेजिग्नेशन में हो सकता है खींचातानी, ठीक है, और रेजिग्नेशन डिमांड यूं किया जाता है, लेकिन अगर आप जांच करवाते हैं अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेसेस का, फंड्स का, तो ऑफ कोर्स ये तो लेजिटिमेट डिमांड है। दूसरी बात, इसमें से खास तौर पे अपॉइंटमेंट की जो बात की गई है, तो वो बातें भी थोड़ा जाहिर है कि आज तक क्यों नहीं एडवर्टाइजमेंट हुआ किसी अपॉइंटमेंट के लिए, क्यों नहीं सिलेक्शन कमिटीज बनी,
जब ये सब एब्सेंट है तो प्राइमा फेसी तो आप बहुत ही कटघरे में खड़े हो जाते हैं। फंड का तो बाद में होगा, लेकिन ये चीजें तो सामने है, तो ये तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एब्यूज ऑफ दी, मुझे वो जो लगा नालसारा वाला एपिसोड, वो एब्यूज ऑफ दी, मतलब एब्यूज ऑफ दी ऑफिस है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। ऐसे कि हम, मैं ही हूं, इट्स लाइक आई एम इंडिया। अगर प्रधानमंत्री को समझ ले कि आई एम इंडिया, बस उस तरह से हो गया कि भाई हम जैसे चाहे, जैसे तोड़ मोड़ करके उस ऑफिस का जैसे चाहे इस्तेमाल करें। तो ये तो एक नेशन जो कि रूल ऑफ लॉ द्वारा चलाया जाता है, उसमें अप्रोप्रिएट नहीं है जी। वसीम जी, राजनीति इस तरीके से अब हावी है, एक हिसाब से जो कहा जाता था पहले कि बीजेपी नैरेटिव सेट करती है, उसके बाद विपक्ष लगा रहता है उस नैरेटिव के पीछे, अब एकदम से उल्टा हो गया है। राहुल गांधी, अब पूरा विपक्ष जो भी काम करता है उसके बाद बीजेपी उसके बचाव में रहती है, और कहीं ना कहीं उसको फिर बैकफुट पर आना पड़ता है। चाहे अभी राहुल गांधी का धरना था एफआईआर कराने के लेकर, उसके बाद एफआईआर फिर हुई, पहले मना किया गया था। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है पैलेट गन लाठीचार्ज को, उसकी क्या लगता है, कोई लीपापोती हो जाएगी कमेटी? जब का जिक्र आता कि कमेटी बनाई गई है तो लगता है कि ये तो कमेटी बनाई गई, अब बस आगे जो कहानी होगी वो सबको मालूम हो जाता है। आपको कुछ उम्मीद है इस बार? देखिए, उम्मीद इस चीज से हो सकती है कि स्टूडेंट ने जो अपना मूवमेंट किया उसको जारी रखेंगे। इस मूवमेंट को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जंतर मंतर पे ही, बट अपने डिमांड्स के थ्रू हमेशा गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखते हुए मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह बीच बीच में जो भी गड़बड़ियां हो रही है उसके खिलाफ आंदोलन करते रहें, तो कमेटी सही रिपोर्ट देगी। अदरवाइज हम जानते हैं कि कमेटीज क्या करती है और क्या रिजल्ट आता है, तो उसको लेके मैं पर्सनली बहुत होपफुल नहीं हूँ। बस इस चीज़ के लिए होपफुल हूँ कि अगर स्टूडेंट मूवमेंट जारी रहा तो फिर कमेटी भी प्रेशर में रहेगी और फिर वो सही रिपोर्ट देगी। अब आपकी नजर से मैं समझना चाहता हूँ, क्या आपको दिख रहा है कि चारों तरफ से हर मामले में, चाहे मनन मिश्रा का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, छात्रों का मुद्दा हो, दूसरे तरीके से छात्रों का मुद्दा हो, चाहे जैन अल्फा का मुद्दा हो, चाहे जैन जी का मुद्दा हो, हर तरफ जो आपको अभी सियासत दिख रही है भारत देश में जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप क्या समझते हैं उससे? देखिए, आम तौर पे जो सरकार सबसे पहला बाण छोड़ती थी वो ये था कि अब डिलेजिटिमाइज कर दें, एंटी नेशनल है, नक्सल है। अब दिमागी नक्सल भी आ गया है, अब पता नहीं कौन दिमागी नक्सल है। वो दिमागी नक्सल है जो 6-7 साल तक या 60-70, कुछ तो 6-7 साल तक, कुछ 60-70 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं फहराया है। क्या वो दिमागी नक्सल है या कौन है, वो तो वही डिसाइड करेंगे। तो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करके डिलेजिटिमाइज कर दे, पाकिस्तान चले जाओ, ये सब फेवरेट टर्म्स हैं, तो डिलेजिटिमाइज कर दो। लेकिन आप स्टूडेंट पर ये बाण चला नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत सारे आपके वोटर सपोर्टर्स भी और भी नाराज हो जाते। और वैसे भी पिछले बार जो सिर्फ 240 सीट्स आई हैं, तो ऑलरेडी सीट डगमगाई हुई थी, सॉरी, हाँ, प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन डगमगाया हुआ था। और अब जब स्टूडेंट्स में एक नाराजगी आई है और स्टूडेंट्स उस पर मेजर्स ले रहे हैं, तो मुझे तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद अगर किसी एक मूवमेंट से होता है तो वो स्टूडेंट मूवमेंट से होता है। बिकॉज स्टूडेंट रुकते नहीं, वो अपनी डिमांड्स फुलफिल करवा के ही मानते हैं। वो बड़े ही एक वो एज होता है जहां जोश होता है, वो एज होता है जहां आप जिंदगी के ताने बाने में पूरी तरह से बंधे नहीं होते हैं, आजाद होते हैं और आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। वो एज होता है जब आइडियलिस्ट होते हैं आप, क्योंकि बच्चे को हर पेरेंट बहुत अच्छी शिक्षा दे करके, आप खुद जैसे हो लेकिन बच्चे को चाहते हैं कि एक आइडियल ह्यूमन बीइंग बने, तो वो आइडियलिस्ट भी होता है। तो अगर स्टूडेंट मूवमेंट में ताकत रही तो सरकार मुसीबत में आ सकती है, मुश्किल में आ सकती है। पहले भी आ चुकी है स्टूडेंट मूवमेंट से, अभी भी आ सकती है, इसकी मुझे उम्मीद है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर बात जो अभी साफ साफ नजर आ रही है वो ये है कि मोदी सरकार की कुर्सी तो हिलने लगी है पहले से ही। अब हर चारों तरफ से किसान भी उधर से लगे हुए हैं, युवा इधर से, एनर्जी की बात की, जो ऊर्जा है वो उसमें मोदी सरकार खुद के ब्रह्मास्त्र जो थे वो भी काम नहीं आ रहे। और हाँ, एक बात और भी है, जो विपक्ष पहले किसी कहीं जाने से डरता था, किसी के साथ होने से डरता था, वो अब खुल के आ रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी का काम नहीं कर पा रहा, जिसको ब्रह्मास्त्र कहते थे, जो अभी बताया कि कैसे कैसे आपको पाकिस्तान चले जाओ, आप अभी तो दिमागी नक्सल आया, उसने भी कोई काम किया नहीं है, उसके खिलाफ जो और ज्यादा मोदी घिर गए, उसके बाद सफाई देनी पड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अब कोई दांव काम नहीं आ रहा है। दांव हो सकता है कि सारे पुराने हो गए हैं
और एक चीज लगातार रिपीट करो, कोई अच्छी सब्जी भी हो लगातार आप रोज खाओ, तो आपको लगता है कि इससे बढ़िया चटनी से खा लेते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी की राजनीति हल्की सी चटनी सी हो गई, या कहें कि बहुत रिपीट सी हो गई है। और अब जो भी होगा इसके मामले में अभी हाँ, एक और चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा कि देखें क्या होता है कि कोई लोग जो आम मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन सबको कुछ दिन तक मार झेल सकता है। कितने दिन झेलेगा आदमी? हाँ, कब तक? हाँ, वो हाँ कब तक झेलेगा? मतलब एक थ्रेशोल्ड होता है, वो क्रॉस होता है तो आदमी का के सब्र का बांध टूट जाता है। तो वो बांध टूट चुका है, क्योंकि अब एक्चुअल जो पैरामीटर्स है वहां पे आप परफॉर्म कर नहीं रहे। कब तक हिंदू को खतरे में डाले रखेंगे? कब तक आप बताइए कि राम अब को आप जब हिंदू जागा तो सवाल करने लगा, उल्टा पड़ गया, पहले हिंदू को जगा देते। हिंदू खतरे से बाहर आया तो अब ये कर रहा है। तो ये खतरे में आ गए। ये है जी, ये खतरे में आ गए। यहीं पे शो को, हाँ, यहीं पे शो बहुत ही अच्छा डायलॉग जो कि शब्द बोला कि जब हिंदू एक हिसाब से खतरे से बाहर निकला तो ये खतरे में आ गए। अगर या इनको जो बोलते थे कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे, हिंदू जब जागा तो इनकी नींद टूट गई। नमस्कार।